ओके, इन दिस वीडियो हमने स्टार्ट करना है विटामिन डी को। विटामिन डी का इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो है वो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन, साथ ही साथ बोन डिपोजिशन और रिजॉर्प्शन करवाना है। बोन डिपोजिशन जो है यानी कैल्सिफिकेशन करवाना, और बोन रिजॉर्प्शन का मुराद है बोन की डीमिनरलाइजेशन करवाना। विटामिन डी जो है वो एक्टिव सब्सटेंस नहीं है, इसको पहले एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। यानी इसकी एक्टिव फॉर्म है 125 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरोल, ये कन्वर्ट होता है इसमें, उसके बाद अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम दिया हुआ है कि स्किन के अंदर याद रखें कि हमारे पास एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल पे जब अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है कोलीकैल्सिफेरोल में। अब कोलीकैल्सिफेरोल में जब वो कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म नहीं है, इसको विटामिन D3 कहते हैं, इसको अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अगर इसको फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले लिवर में जाता है। ये लिवर में वहाँ पे एंजाइम होता है जो इसके एक 25 पोजीशन बेस की हाइड्रोक्सिलेशन करवा के इसको 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरोल में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद ये किडनी में जाता है। किडनी में इसकी मजीद एक एंजाइम जो है वो इसकी हाइड्रोक्सिलेशन करवाता है 1 पोजीशन पर, और ये बन जाता है 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरोल, क्योंकि अब इसके बाद 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं। अब ये जो एंजाइम यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, इनकी इनिबिशन भी हो रही है किसी ना किसी तरीके से, और उनकी एक्टिवेशन भी हो रही है। इनकी मिसाल के तौर पर लिवर में जो एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है इसकी इनिबिशन हो रही है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। यानी जब 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरोल की अमाउंट इंक्रीज कर जाएगी तो ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट इनिबिशन के तहत जो है एंजाइम को इनिबिट कर देगा कि भाई और ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही बहुत ज़्यादा हूँ। ठीक है, अब एक्टिवेशन, यहाँ पे एंजाइम की एक्टिवेशन कैसे होगी? एक्टिवेशन पैराथायरॉइड हार्मोन करवाएगा। इसका मतलब पैराथायरॉइड हार्मोन का रोल कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से करवाने में है और प्लाज्मा कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन बढ़ाने में, जो कि अभी हम थोड़ी देर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब ये बन जाता है 125 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरोल विच इज़ एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन डी, इसको कैल्सिट्रायोल भी कहते हैं, तो ये इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ पर 3 काम करता है। ठीक है, अब 3 काम इसने करने हैं। इसने सबसे पहले क्या करना है कि वहाँ पर जाके कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन कैल्सी बाइंडिंग बना देना है। अभी हम इसके तमाम इंटेस्टाइन में क्या रोल होता है इसको भी डिटेल से डिस्कस करते हैं, लेकिन मैंने ओवरव्यू यहाँ से देना था कि ये एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन डी कैसे बनती है। उसके बाद सारी बातें मैंने बता दी हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि विटामिन D3 जब कन्वर्ट हो जाता है अपनी एक्टिव फॉर्म में, तो उसकी एक्टिव फॉर्म सिर्फ फ्यू वीक्स तक बॉडी में रहती है। ठीक है, लेकिन जब मतलब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जब ये होता है विटामिन D3 कन्वर्ट होता है। सॉरी, ये मिस्टेक हो गई यहाँ पर। आपने याद रखना है कि जो विटामिन डी यानी जो एक्टिव फॉर्म है वो मंथ्स के लिए रहती है, लेकिन अगर एक्टिव फॉर्म में नहीं है तो सिर्फ फ्यू वीक्स तक रहेगा, लेकिन एक्टिव फॉर्म इसकी लिवर में मंथ्स तक स्टोर रह सकती है। उसके बाद अभी हमने पढ़ा कि पैराथायरॉइड हार्मोन किस तरह से इसकी फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा होता है, कि वो एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा होता है। इसी तरह से हमने कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन भी पढ़ी कि वो किस तरह से कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन ये होता है कि जब ज़्यादा हो रही होती है तो इसका फैक्ट यहाँ पे देखिए, प्लाज्मा कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है। जब ये ज़्यादा हो रही होती है ना तो इनहिबिशन करवा देती है पैराथायरॉइड हार्मोन की, क्योंकि पैराथायरॉइड हार्मोन का काम होता है कि उसने कैल्शियम को ब्लड में रेगुलेट करना है। अगर वो कम है तो ज़्यादा करना है, ज़्यादा है तो उसको इनहिबिट हो जाना खुद, ताकि वो कम हो सके। तो ये प्लाज्मा कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वो इनहिबिट करता है पैराथायरॉइड हार्मोन को। पैराथायरॉइड हार्मोन क्योंकि इसे एक्टिवेट कर रहा था विटामिन डी की फॉर्मेशन को, अब ये एक्टिवेशन नहीं हो सकेगी, तो हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन जब बड़ी होती है तो हमें इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करवाने की ज़रूरत नहीं है तो विटामिन डी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस पूरे मैकेनिज्म के थ्रू जो है ये इनडायरेक्टली जो है विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन को विटामिन डी की फॉर्मेशन को रोक देता है। उसके बाद इंटेस्टाइन में हम पढ़ते हैं विटामिन डी के हार्मोनल इफेक्ट को। हमने पढ़ा कि विटामिन डी इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करवाता है। कैसे करवाता है वो हम पढ़ेंगे कि ये जो है इंटेस्टाइन के अंदर एक प्रोटीन बनाता है, उसका नाम होता है कैल्सी बाइंडिंग। कैल्सी बाइंडिंग एक कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है, इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स में प्रेजेंट होती है। ये प्रोटीन जो है ब्रश बॉर्डर ऑफ सेल्स में फंक्शन करती है। ये कैल्शियम को क्या करवाती है, ये कैल्शियम को ना ट्रांसपोर्ट करवाती है सेल के साइटोप्लाज्म में ब्रश बॉर्डर से। मतलब इस तरह से अगर हम बनाऊँ, यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये ब्रश बॉर्डर पर प्रेजेंट होगी प्रोटीन, ब्रश बॉर्डर पर प्रेजेंट होगी, तो ये ल्यूमन से कैल्सी बाइंडिंग जो है ये कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करवाएगा। कैल्शियम आयन यहाँ पर सेल के साइटोप्लाज्म में, फिर बेसोलेटरल मेम्ब्रेन से कैल्शियम डिफ्यूज होकर ब्लड में चला जाएगा। तो ये ब्रश बॉर्डर पर प्रेजेंट होती है, फिर बेसोलेटरल मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन कैल्शियम की हो जाती है। तो इस तरह से ये कैल्सी बाइंडिंग जो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। साथ इसके बहुत आसान से फंक्शंस हैं। इंटेस्टाइन से फोस्फेट की एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करवाती है। यहाँ पर होता है कि डायरेक्ट इफेक्ट होता है, मतलब 125 हाइड्रोक्सीकैल्सिफेरोल डायरेक्टली हमारे पास इंटेस्टाइन से कैल्शियम के साथ साथ फोस्फेट की एब्जॉर्प्शन भी करवा रहा होता है। साथ ही साथ रीनल कैल्शियम और फोस्फेट, इसकी मेन हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मेन चीज़ों को याद रखना है कि इसने अल्टीमेट गोल विटामिन डी का ये है कि इसने
कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों को तकरीबन काम सेम करवा रहा होता है। यानी अगर हम देखें ना, इंटेस्टाइन से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवा रहा है तो साथ ही साथ फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन भी करवा रहा है। अगर हम कहेंगे रीनल कैल्शियम एक्सक्रीशन को कम कर रहे हैं तो साथ फॉस्फेट की एक्सक्रीशन को कम भी कर रहा होता है। तो ये दोनों ही फॉस्फेट और कैल्शियम दोनों के लेवल्स को जो है वो रेगुलेट कर रहा होता है, लेकिन मेनली कैल्शियम की बात करते हैं हम। उसके बाद ये बात होती है कि अगर हम कैल्शियम, एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताऊँ, अब यहाँ पे देखें, विटामिन डी जो है ना वो बोन की डिपोजिशन और बोन की रिजॉर्प्शन दोनों करवा सकता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कब इसने करवाना है? अगर विटामिन डी की अमाउंट ज़्यादा है ना तो इसने बोन की कैल्सिफिकेशन करवानी है हर सूरत, और अगर इसकी अमाउंट कम है तो इसने डिमिनरलाइजेशन भी करवा सकता है। अब हम इसको पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं कि किस तरह से ये जो है ये मैकेनिज़्म है। अब देखें, विटामिन डी जो है इसको मैं बता, अगर हमारे पास कैल्शियम, ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है वो कम हो रहा है तो विटामिन डी ने तो जाहिर सी बात है इंटेस्टाइन से, यहाँ से कैल्शियम बाइंडिंग करवा के इंटेस्टाइन से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवानी ही करवानी है। तो यहाँ से भी करवाएगा और बोन से भी कैल्शियम लेगा। बोन होगी ना तो बोन से भी कैल्शियम को जो है वो निकालेगा। ये मिसाल के तौर पे ये बोन है तो ये बोन से भी कैल्शियम को निकालेगा। इसका मेन काम कैल्शियम की लेवल को रेगुलेट करना होता है। तो इसने एक्स्ट्रा ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना है। लेकिन क्योंकि जब कैल्शियम लेवल ब्लड में बहुत कम हुआ होता है ना तब विटामिन डी बहुत अमाउंट में बनता है। तो वो ज़्यादा जब बहुत अमाउंट में बनता है तो उसने बोन की कैल्सिफिकेशन नहीं करवानी, बोन की डिमिनरलाइजेशन करवानी है। ठीक है, अब इसकी ये मेन काम है कि इसने बोन की रिजॉर्प्शन करवा दी, डिमिनरलाइजेशन करवा। अब अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है वो बिल्कुल ठीक है, मतलब थोड़ा सा कम हो रहा है, इतना कम नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से विटामिन डी की अमाउंट इतनी प्रोड्यूस नहीं हो रही, कम प्रोड्यूस हो रही है, तो इसने बोन से इतनी ज़्यादा रिजॉर्प्शन नहीं करवानी, बल्कि अगर बोन की डिमिनरलाइजेशन हुई है तो कुछ कैल्शियम ब्लड से लेके बोन में डिपॉजिट भी करेगा, यानी बोन की मिनरलाइजेशन भी करवाएगा ये। तो एक विटामिन डी का एक थोड़ा सा डिफरेंट रोल है। तो जो तरह से इसको हम पढ़ रहे होते हैं कि बोन की डिमिनरलाइजेशन मेनली करवाता है, मेनली बोन की रिजॉर्प्शन करवाता है, लेकिन बोन की डिपोजिशन भी करवाता है, कब करवाता है? जब इसका लेवल कम होता है। जब इसका लेवल ज़्यादा होता है तो उसने हमेशा कैल्शियम को बोन से निकालना है। इसका अल्टीमेट गोल जो है ना, इसका मेन प्राइमरी, कहते हैं ना प्राइमरी फंक्शन किसी का होता है, तो प्राइमरी फंक्शन इसका ये कि इसने कैल्शियम को बोन से लेना है, इंटेस्टाइन से लेना है, ब्लड में पूरा करना है। ब्लड में हर सूरत कैल्शियम को लेवल इसने मेंटेन रखना है, ज़्यादा रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। अगर इसका मतलब ब्लड में कैल्शियम इतना कम नहीं है और ये थोड़ी अमाउंट में रिलीज़ हो रहा है तो इसने बोन में कैल्सिफिकेशन भी कर सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर बोन में कैल्शियम की ज़रूरत है तो ये थोड़ा सा कैल्शियम बोन में डिपॉजिट भी करवा सकता है, अगर कैल्शियम की ज़रूरत नहीं है ब्लड के अंदर तो। ठीक है, अगर कैल्शियम की ब्लड में ज़रूरत नहीं है तो ये बोन के अंदर वापस इसको वापस बोन की कैल्सिफिकेशन भी करवा सकता है, डिपॉजिट भी करवा सकता है। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी की इंपॉर्टेंट एक डिजीज़ है, उसे कहते हैं रिकेट्स। रिकेट्स का ये है कि इसमें ये होता है कि विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी की कमी की वजह से क्या होता है कि ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों का लेवल जो है ना वो मेंटेन नहीं रह पाता, कम हो जाता है। ठीक है, कम हो जाता है, ज़ाहिर सी बात है। विटामिन डी ने कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी करवानी है, फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन भी करवानी है, लेकिन वो अब नहीं हो पा रही, तो उनकी डेफिशिएंसी होगी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। ठीक है, विटामिन डी की कमी क्यों होती है? विटामिन डी की कमी होती है जब हमारी स्किन पे अल्ट्रावायलेट मतलब लाइट नहीं पड़ रही होती, तो 70 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो है वो अपनी कोलिकल्सिफेरोल नहीं बनता, कोलिकल्सिफेरोल अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, जिसकी वजह से विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म नहीं बनती और रिकेट्स जो है वो हो जाता है। ठीक है, यानी रिकेट्स कैसे होता है वो भी हम अभी डिटेल में पढ़ते हैं दोबारा। तो ये पहले हुई फॉस्फेट और कैल्शियम की डेफिशिएंसी। अब फॉस्फेट और कैल्शियम की डेफिशिएंसी तो हो गई, कैल्शियम की जो इतनी कमी नहीं होने पाती, प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम की कमी इसलिए नहीं होने पाती क्योंकि जो पैराथायरॉयड हार्मोन है उसने कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करना होता है। अगर कैल्शियम का लेवल कम हो रहा होता तो पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है इंटेस्टाइन से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवा के, तो इसकी तो इतनी कम नहीं हुई। लेकिन फॉस्फेट की बहुत ज़्यादा जो है प्लाज्मा कैल्शियम आयन कंसनट्रेशन जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि इसके लिए जो है वो इतना इफेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है कैल्शियम की बनिस्बत। उसके बाद क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा प्लाज्मा कैल्शियम आयन कंसनट्रेशन कम रहनी शुरू हो जाती है तो पैराथायरॉयड हार्मोन क्योंकि रिलीज़ हो रहा होता है कैल्शियम आयन की कंसनट्रेशन को बढ़ा के रखने के लिए प्लाज्मा में, तो वो साथ ही साथ जाहिर सी बात है पैराथायरॉयड हार्मोन के फंक्शंस में अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि ओस्टियोक्लास्ट की से बोन की क्लास से बोन की रिजॉर्प्शन करवाते हैं, क्योंकि उनको एक्टिवेट कर देते हैं तो बोन की रिजॉर्प्शन होती है ताकि कैल्शियम का लेवल जो है वो मतलब कैल्शियम बोन से लेकर ब्लड में ज़्यादा की जाए, तो बोन वीक होती रहती है। क्योंकि ब्लड में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास विटामिन डी भी है, पैराथायरॉयड हार्मोन भी है, लेकिन यहाँ पर तो विटामिन डी की कमी है जिसकी वजह से कैल्शियम की कमी हो गई। लेकिन पैराथायरॉयड हार्मोन तो है, पैराथायरॉयड हार्मोन तो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, वो तो कैल्शियम को बोन से रिजॉर्ब करवाएगा, बोन से लेकर ब्लड में लाएगा, तो बोन जो है वो वीकर होती रहेगी, उसकी मतलब वो उसकी कैल्सिफिकेशन भी नहीं हो पाएगी और वो वीक से होती रहेगी। तो इसमें रिकेट्स जो होती है यही होती है। पैराथायरॉयड हार्मोन को डिस्कस करते हैं। इसका मेन काम ये है कि कैल्शियम के लेवल को इंटेस्टाइन के अंदर रेगुलेट करना।
अगर कमी हो रही है तो ज़्यादा करना, और ज़्यादा है तो ये रिलीज़ नहीं होता। फिर इसका मेन जो स्टिमुलस होता है यही होता है कि कैल्शियम की कमी अगर इंटेस्टाइन में वो ब्लड में हो रही है प्लाज्मा में, तो ये जो है वो ज़्यादा बनता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड रिलीज़ होता है जो कि थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल पीछे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, उनके अंदर चीफ और ऑक्सीफिल सेल्स होते हैं, मेनली चीफ सेल्स होते हैं जो कि पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज़ कर रहे होते हैं। इसने बोन और फॉस्फेट को मतलब बोन से फॉस्फेट और कैल्शियम को मोबिलाइज करवाना होता है दो तरीक़ों से। एक तो सबसे पहले स्लोअर फेज़ होता है कि और एक होता है रैपिड फेज़। सबसे पहले रैपिड फेज़ होता है, उसके बाद स्लोअर फेज़ होता है। रैपिड फेज़ में ये ओस्टियोसाइट्स की एक्टिवेशन करवाता है ताकि कैल्शियम और फॉस्फेट की रिलीज की जा सके। अब आप कहेंगे कि ओस्टियोसाइट्स जो ओस्टियोब्लास्ट जो हैं वो बोन की डिपोजिशन करवाते हैं, तो ये बोन कैल्शियम और फॉस्फेट्स को रिलीज़ कैसे करवाने बोन के अंदर, अभी हम डिस्कस करते हैं इस बात को। उसके बाद स्लोअर फेज़ होता है जिसमें ये प्रोलिफरेशन ऑफ ओस्टियोक्लास्ट करवाता है। ओस्टियोक्लास्ट का तो काम ही है कि बोन की रिजॉर्प्शन करवाई जाए, तो ये बोन की रिजॉर्प्शन ओस्टियोक्लास्ट करवाते हैं। तो इस तरह से ये बोन की रिजॉर्प्शन में करवा के कैल्शियम का लेवल मेंटेन रखते हैं इंटेस्टाइन में। अब ओस्टियोलाइसिस कैसे करवाते हैं ये, इसका मेन ये होता है कि जब लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ पीटीएच हम इंजेक्ट करते हैं तो कैल्शियम आयन की कंसनट्रेशन मिनट्स के अंदर राइज होना स्टार्ट हो जाती है। भाई ऐसा कैसे? ये ओस्टियोलाइसिस के मैकेनिज्म के थ्रू होता है। हमें पता है कि ओस्टियोब्लास्ट की नेचर जो है वो तो डिपोजिशन करवाने की, यानी बोन की कैल्सिफिकेशन करवाने की, लेकिन ये किस तरह से कैल्शियम और फॉस्फेट को बोन से रिलीज़ करवाते हैं तो वो अभी हम पढ़ते हैं। ये ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट्स जो है ना दरअसल इंटरकनेक्टेड सेल्स का एक सिस्टम बनाते हैं। ये सिस्टम बनाते हैं इंटरकनेक्टेड सेल्स का जो कि स्प्रेड हो जाता है पूरी बोन में, यानी आपस में मिलके इनके प्रोसेसेस जो हैं पूरी बोन के स्ट्रक्चर में फैल जाते हैं और जाके वो सरफेस में मौजूद ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट्स के साथ भी कनेक्शन बनाते हैं। अब ये इतना बड़ा जो कनेक्शन बने इसको हम तमाम को कहते हैं ओस्टियोसाइट मेम्ब्रेन सिस्टम। अब ओस्टियोसाइट मेम्ब्रेन सिस्टम जो है ना ये बोन को, ये जो मेम्ब्रेन है ये बोन को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सेपरेट करती है। ठीक है, अब जो ओस्टियोसाइट मेम्ब्रेन और बोन के, क्योंकि बोन और उसको सेपरेट करती है तो बोन और इसके दरमियान एक बोन का फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब ये इसकी मेम्ब्रेन जो ओस्टियोसाइट मेम्ब्रेन बनी है ना, इसकी मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम आयन के पम्प्स। ठीक है, जो कि कैल्शियम आयन्स को पंप करते हैं बोन की फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ठीक है, तो इस तरह से ये कैल्शियम और फॉस्फेट की रिलीज करवा रहे होते हैं, यानी ओस्टियोसाइट मेम्ब्रेन और बोन के दरमियान बोन का फ्लूइड प्रेजेंट है। सबसे पहले ओस्टियोसाइट मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि इसने बोन के फ्लूइड को और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को सेपरेट करना है। तो इसके दरमियान जो है इसने सेपरेट कर दिया, बोन का फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसकी, और ओस्टियोसाइट मेम्ब्रेन में बोन के दरमियान बोन का फ्लूइड प्रेजेंट है। तो इसने कैल्शियम को जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में लेके चला गया तो बोन की रिजॉर्प्शन हुए बगैर ही मतलब बोन का फाइब्रस और मैट्रिक्स मटेरियल तो बिल्कुल भी रिजॉर्ब नहीं होगा, बिल्कुल भी वो जो है वो रिलीज़ नहीं होगा, ना फाइब्रस ना मैट्रिक्स, लेकिन कैल्शियम और फॉस्फेट के साल्ट्स यानी बोन के साल्ट्स रिलीज़ होंगे जिनको हम ओस्टियोलाइसिस कहते हैं। जो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है इन कैल्शियम पम्प्स की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जो कि ये कैल्शियम और फॉस्फेट को रिलीज़ करवाते हैं इनके साल्ट्स को। ठीक है, उसके बाद एक स्लोअर फेज़ होता है जिसमें ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिवेशन होती है, और आपको पता है ओस्टियोक्लास्ट का काम ही बोन की रिजॉर्प्शन करवाना है। अभी सारा काम जो पैराथायरॉयड हार्मोन कर रहा है ये किस सेकंड मैसेंजर सिस्टम के थ्रू करता है, तो उसका नाम होता है साइक्लिंग एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ये तमाम सिस्टम होते हैं CMP सिस्टम, जो कि सेकंड मैसेंजर सिस्टम है जो कि कैल्शियम की करवा रहा है। अच्छा, पैराथायरॉयड हार्मोन का इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है किडनी से, लेकिन साथ ही साथ फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। तो इस तरह से जो है ना इसका थोड़ा सा ऑपोजिट काम है, तो ये रीअब्जॉर्प्शन और कैल्शियम तो बढ़ाता है लेकिन साथ ही साथ डिमिनिश कर देता है फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन को। तो ये था आपका विटामिन डी और पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में।